राष्ट्रीय समसामयिकी पर इसके पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसकी आपने तारीफ की, इसलिए मैं उत्साहित हूँ और इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ा रहा हूँ और इसे अंत तक ले चलूँगा। मैं पूरा समसामयिकी, पूरा करंट ख़त्म करूँगा। अभी कुछ वीडियो मैं राष्ट्रीय समसामयिकी पर बना लूँ, 3-4 वीडियो, उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पर 3-4 वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह विज्ञान प्रौद्योगिकी जो खंड होता है उस पर 2-3 वीडियो होंगे, आर्थिक खंड पर 2-3 वीडियो होंगे, इसी तरह खेलकूद, चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार पर 1-1, 2-2 वीडियो होंगे। कुल मिला के मुझे लगता है कि 13-14 जो वीडियो होंगे 10-10, 15-15 मिनट के, या कोई वीडियो 20 मिनट का भी हो सकता है। तो लगभग 14 या 15 या 16 वीडियो में पूरा समसामयिकी में ख़त्म कर दूंगा। ये महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है कि जो जानकारियाँ आप 20 से 25 पन्ने पढ़कर हासिल कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं होता कि इसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उन सभी जानकारियों को मैं निचोड़ कर एक व्हाइट बोर्ड पर लाता हूँ। ये जितना मैं लिखा हुआ हूँ ये सारा लगभग 15 से 20 पेजेस की जानकारियाँ हैं, मैं निचोड़ कर यहाँ ले आया हूँ। जब भी आप 15-20 मिनट समय मुझे देंगे तो वो 20-25 पन्ने जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से लोग हैं जिन तक मैगजीन्स नहीं पहुँच पाते हैं। किताबें तो हैं उनके पास, किताबें कहीं कहीं से मिल भी जाती हैं सामान्य अध्ययन की, लेकिन मैगजीन्स समय पे पहुंचना हमारे देश में हर जगह पे संभव नहीं हो पाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस के लिंक, ऊपर लिंक दिया हुआ होता है, जब आप मोबाइल में क्रोम में खोलेंगे यूट्यूब या फिर लैपटॉप वर्जन में खोलेंगे यूट्यूब को, तो ऊपर लिंक दिया हुआ होता है। तो आप मेरे वीडियोस के या फिर मेरे टारगेट आलोक जो चैनल है उसका लिंक अगर शेयर कर देंगे या फिर मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, करंट वाले वीडियो का, तो बहुत से लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा जिन्हें कि मैगजीन सुलभ नहीं हो पाते हैं, और मैगजीन से कहीं बेहतर उनको समसामयिकी में दे सकता हूँ उस तरीके से। ठीक है, इतना ही। आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये है राष्ट्रीय समसामयिकी पर दूसरा वीडियो। ठीक, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे लिखा हुआ है। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे अचानक से एक टीवी और रेडियो पर घोषणा की। घोषणा क्या थी? उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे से अर्थात 9 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। कब प्रभावी हुआ ये जो घोषणा थी प्रधानमंत्री की, ये 9 नवंबर को प्रभावी हुई थी। 9 नवंबर 2016 को वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 10 नवंबर से 500 और 1000 के नोट जो वैध मुद्रा नहीं रहे वो 10 नवंबर 2016 से डाकघरों और बैंकों में जमा किए जा सकेंगे और बदले जा सकेंगे नए नोटों के साथ। तुरंत तो नए नोट नहीं आए थे 10 नवंबर को, इसलिए उन्होंने कहा कि जमा किए जा सकेंगे। उसके बदले में जब नए नोट आ जाएंगे तो आप वापस नए नोट ले सकेंगे अपने पुराने नोटों के बदले में। ओके, नए नोट उन्होंने उसके बाद जारी किए 1000 और 500 के। 1000 के नोट गुलाबी रंग के थे, 500 के नोट धूसर हरे कलर के थे। 1000 के नोट के पीछे मंगलयान बना हुआ है और 500 के नोट के पीछे लाल किला बना हुआ है। ये सब आप लिखते हुए चलिए, जो भी मैं इसका डिटेल बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये पहली बार विमुद्रीकरण नहीं था, इसके पहले भी विमुद्रीकरण एक बार किया गया था 1978 में। 1978 में जनता पार्टी सरकार थी। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000 और 10000 के नोटों को विमुद्रीकृत कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था। कितने के नोट थे? 1000 के, 5000 के और 10000 के नोट। उस समय 10000 के भी नोट होते थे। तो पहली बार डिमोनेटाइजेशन 1978 में किया गया था जनता पार्टी सरकार द्वारा। ठीक है, नोट, यहाँ पर चूंकि नोटों का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं कुछ खास बातें बता दूं। आरबीआई ने पहली बार 1938 में करेंसी छापी थी। आरबीआई ने पहली बार 1938 में करेंसी छापी थी। वो करेंसी 5 रुपए का नोट था, यानी आरबीआई ने सबसे पहले 5 रुपए का नोट छापा था। अगला है त्रिनेत्र प्रणाली। त्रिनेत्र प्रणाली में लिखा हुआ है रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दृश्य क्षमता में वृद्धि। भारत में रेल दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, कारण
हर जगह रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर नहीं लगे हुए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर जो सड़क मार्ग गुजरते हैं ट्रेन रेल पथ से होकर, वहाँ पर बैरियर नहीं लगे हुए हैं। दूसरा, हमारे जो रेल मार्ग हैं बाड़ेबंदी उनकी नहीं की गई है, कोई भी जानवर घुसा चला आता है रेल मार्ग पर। तो जो पायलट होते हैं जो ट्रेन चलाते हैं उनकी दृश्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होगी उनके केबिन में जिससे कोहरे में भी और अंधेरे में भी वो दूर तक सामने देख सकेंगे। इससे रेल दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें हम कमी लाने में सक्षम हो सकेंगे। प्रणाली का नाम है त्रिनेत्र प्रणाली। नेक्स्ट है पैलेट गन के बाद पावा गोले। कश्मीर में एक अतिवादी या आतंकवादी कह सकते हैं, कश्मीर में एक आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया। भारतीय सेना ने उसे मार गिराया, अशांति फैला रहा था। उसके बाद कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, हिंसक प्रदर्शन होने लगे, जो नौजवान थे वो सेना पर पत्थर फेंकने लगे। उसके बाद सेना को कहा गया कि आप पैलेट गन से युवाओं को खदेड़िए। पैलेट गन जान नहीं लेता है लेकिन धब्बे जरूर दे देता है शरीर पर, चोट करता है शरीर पर। जो पैलेट गन से निकलने वाली गोलियां हैं वो शरीर पर चोट करती हैं। तो पैलेट गन थोड़ा सा ज्यादा घातक था, इसलिए पैलेट गन के बाद पावा गोले का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन के बाद जो हिंसक भीड़ थी कश्मीर में उस पर पावा गोले का इस्तेमाल किया गया। पावा गोले को जब फेंका जाता था तो उसमें से एक धुआं निकलता था, धुएं से आंखों में जलन होती थी, ठीक वैसे ही जलन जैसे कि आंखों में लाल मिर्च रगड़ दिया जाए, पावा गोले से निकलने वाले धुएं से। ओके, नेक्स्ट, उड़ीसा पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की निगरानी ड्रोन द्वारा की गई। ड्रोन द्वारा किया गया, ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मतदान केंद्र की निगरानी ड्रोन द्वारा किया गया। कहाँ? उड़ीसा पंचायत चुनाव हो रहा था, उसमें मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। ड्रोन क्या होता है आप जानते हैं, आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट में आमिर खान हेलीकॉप्टर की तरह एक छोटा सा यंत्र उड़ाता है, हाथ में रिमोट रहता है, वो जो यंत्र होता है उस पर हेलीकॉप्टर की तरह पंखे लगे होते हैं, वो ऊपर उड़ता है, उसमें कैमरे लगे होते हैं। वो जो ड्रोन होता है वो हॉस्टल के अलग अलग कमरों में जाकर देखता है कि लड़के अपने कमरों में क्या कर रहे हैं। तो ड्रोन को आप OLX पर ऑर्डर कर सकते हैं, 1 या 1.5 लाख रुपए में मिलता है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर करूँ ताकि आप देख सकूँ कि आप क्या कर रहे हैं अपने कमरों में। खैर, तो ड्रोन में जो कैमरा लगा होता है वो जहां जहां भी ड्रोन जाएगा ड्रोन उसे देख सकता है। ड्रोन की परास रेंज आमतौर पे 5 से 6 या 7 किलोमीटर तक ही होती है। आपके हाथ में जो रिमोट होता है उसमें एक LCD स्क्रीन होती है। ड्रोन में लगा कैमरा जो कुछ भी देखेगा वो आपके हाथ में जो रिमोट है, रिमोट कंट्रोल, उसमें जो LCD स्क्रीन है वो सब कुछ उसमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं ड्रोन। ठीक है, तो उड़ीसा पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। उत्तराखंड में 4 धाम है, लिखा है 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। उत्तराखंड में 4 धाम है जिसमें हिंदुओं की बहुत ही आस्था है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इन 4 धामों की जो अवस्थिति है वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है, हिमालय बहुत ही दुर्गम है। तो साल भर ऐसी सड़कों से इन्हें जोड़ दिया जाए ताकि आने जाने में असुविधा न हो, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में कभी हिमपात हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी भूस्खलन हो जाता है तो ढाल खिसक जाता है नीचे की तरफ, ढाल खिसक गया तो ढाल पर जो सड़क बनी वो भी नीचे खिसक गई। तो मजबूत सड़कों का निर्माण ताकि जो कि भूस्खलन में भी टिकी रहे, तो ऐसी सड़कों के द्वारा इन 4 धामों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिए जाने की जो परियोजना है उसे कहते हैं 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। पीएम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस को निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को 7वें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। इससे पहले 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी देश में, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे देश में। तृणमूल कांग्रेस 7वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है। इससे पहले 6 कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं आपको पता है? समाजवादी पार्टी या सपा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, समाजवादी या सपा एक क्षेत्रीय पार्टी, जबकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो तृणमूल कांग्रेस समेत जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका नाम सुन लीजिए, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी अर्थात बसपा, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और उसके बाद है NCP राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP।
ये सातवां, 6 हो गए। सातवां है तृणमूल कांग्रेस, जिसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में कुछ महीने पहले दिया। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 3 नए स्थल। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के 3 नए स्थलों को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यूनेस्को किसी भी स्थल को विश्व विरासत सूची में क्यों शामिल करता है? वो स्थल या तो ऐतिहासिक महत्व का होता है, या तो सांस्कृतिक महत्व का होता है, या तो प्राकृतिक महत्व का होता है। ठीक है। तो ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, उनके संरक्षण के लिए संबंधित सरकारों को दिशा निर्देश दिए जा सके और फंड की व्यवस्था की जा सके। जैसे ताजमहल की सुरक्षा की जाती है, तो ताजमहल की इतनी सुरक्षा केवल भारत सरकार के प्रयासों से नहीं होती है। ऐसे विरासत स्थल जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संस्था है, संस्था का नाम है यूनेस्को। ठीक है। तो यूनेस्को ने भारत के 3 और नए स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया। स्थलों का नाम है नालंदा महाविहार के अवशेष। नालंदा महाविहार गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में, नहीं गुप्त काल में ही एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म का महाविहार था। प्राचीन काल में जो विद्यालय थे उन्हें विहार कहा जाता था, यानी कि धार्मिक उद्देश्य भी पूरा होता था और शैक्षणिक उद्देश्य भी पूरा होता था। तो गुप्त काल में था नालंदा महाविहार, इसे नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। उस काल में विदेशों से पढ़ने लोग यहाँ आते थे नालंदा महाविहार में, तो उसे शामिल कर लिया गया है जो नालंदा महाविहार के अवशेष हैं। दूसरा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में है। तीसरा है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो चंडीगढ़ की विधानसभा है इसी कॉम्प्लेक्स में है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा महाविहार के अवशेष। अब 8 पॉइंट में कुछ जीके जैसी बात है, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप नहीं जानते हैं तो। उपग्रहों को जब अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है तो उसके लिए 2 तरह के रॉकेटों का प्रयोग किया जाता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर नाम है, पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। जियोसिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको हिंदी में कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। पीएसएलवी उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाता है। अंतरिक्ष में जो ध्रुवीय कक्षा है, पीएसएलवी उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाता है। ध्रुवीय कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी से 500 किलोमीटर है, जबकि भूस्थैतिक या भूतुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। यानी जो जीएसएलवी उपग्रहों को भूतुल्यकालिक कक्षा में पहुंचाता है, कितनी ऊंचाई पर है ये? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है भूतुल्यकालिक कक्षा। जीएसएलवी द्वारा संचार उपग्रहों को भेजा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर भारत अपने किसी संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज रहा है तो संचार उपग्रह भारत के ऊपर टिका रहे तभी तो भारत को संचार सेवाएं प्रदान कर सकेगा। अगर भारत ने अंतरिक्ष में उसे भेजा और वो सैर करते हुए अमेरिका के ऊपर पहुंच गया तो फिर भारत को संचार सेवाओं कैसे उपलब्ध कराएगा? तो ये कैसे सुनिश्चित की जाए कि कोई उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है वो भारत के ऊपर ही टिका रहेगा अंतरिक्ष में? इसके लिए जरूरी है कि उपग्रह उसी दर से गति करे पृथ्वी की चारों तरफ जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसके लिए जरूरी है कि 24 घंटे में वो उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया है वो भी 24 घंटे में पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी की चारों तरफ एक चक्कर लगाए। जब ऐसा होगा तो वो जो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है भारत के ऊपर किसी बिंदु के ऊपर ही टिकने में सक्षम हो पाएगा और भारत को अपनी संचार सेवाएं सुलभ या प्रदान कर पाएगा। अब आप समझ गए? तो एक उपग्रह पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक ही बिंदु के ऊपर टिका रहे, अर्थात पृथ्वी के साथ साथ ही घूर्णन करे। इसके लिए जरूरी है कि उस उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाए। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है, जिस कक्षा में वो उपग्रह पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उस कक्षा को हम कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा, यानी भू के ऊपर स्थित रहे। भूस्थैतिक कक्षा या फिर भूतुल्यकालिक कक्षा। ओके, तो भूतुल्यकालिक कक्षा में उपग्रहों को पहुंचाने के लिए जीएसएलवी का प्रयोग किया जाता है और ध्रुवीय कक्षा में अर्थात 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पीएसएलवी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पीएसएलवी 4 चरणीय रॉकेट है। अच्छा, जब आप
कोई भी गाड़ी या कार स्टार्ट करते हैं तो उसको शुरू में गति में लाने के लिए ज़्यादा ईंधन का प्रयोग होता है। अर्थात कार जब चौथे गियर में भागती है तो उतना ईंधन नहीं लगता है, लेकिन कार को जब आप पहले गियर में बढ़ाते हैं तो उसे ज़्यादा ईंधन की जरूरत होती है, ज़्यादा बल की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्थिर होती है। उसी तरह PSLV GSLV के ऊपरी भाग में तो उपग्रह रखा होता है, जो लंबा सा होता है रॉकेट, उसके सबसे ऊपरी भाग में उपग्रह रखा होता है और उसके नीचे अलग अलग चरण होते हैं। सबसे निचले चरण में सभी में ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन क्या करता है? ज्यादा प्रोड़ोदक बल प्रदान करता है। ऊपर उठने के लिए जो बल होता है उसे कहते हैं प्रोड़ोदक बल। तो ज्यादा थ्रस्ट लगाता है पहला चरण, क्योंकि उसमें ठोस ईंधन होता है। दूसरे या तीसरे चरण में हमेशा तरल ईंधन होता है। तो PSLV 4 चरणीय है और GSLV 3 चरणीय होता है। एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, सब कुछ जो अब तक मैंने बताया एवरीथिंग कई बार पूछा जा चुका है, नोट करते चलिए। तो GSLV 3 चरणीय होता है। इसका पहला चरण ठोस चरण होता है, अर्थात जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें ठोस ईंधन भरा होता है। दूसरा चरण तरल ईंधन वाला होता है GSLV का, और तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण होता है। क्रायोजेनिक चरण अर्थात तीसरे चरण में जो सबसे ऊपर वाला चरण है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक एक प्रौद्योगिकी है, क्रायोजेनिक एक प्रौद्योगिकी होती है। इसके तहत अत्यधिक कम तापमान को प्राप्त करने की जो तकनीक है उसका अध्ययन किया जाता है। अत्यधिक कम तापमान की स्थिति को प्राप्त करने की जो प्रौद्योगिकी है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके तहत? क्रायोजेनिक्स के तहत, विज्ञान की एक शाखा है। तो इसे जो तीसरे चरण को हम क्रायोजेनिक चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ईंधन को बहुत ही कम तापमान पर भरा जाता है। जो क्रायोजेनिक चरण होता है, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, उसमें ईंधन को बहुत ही कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए हम उसे क्रायोजेनिक चरण कहते हैं। आमतौर पर जो क्रायोजेनिक चरण होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें आमतौर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। अब तक GSLV के 3 संस्करण भारत ने प्रयोग किए हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। GSLV जो Mark 1 था उसके तीसरे चरण में रूसी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता था। GSLV Mark 1 में रूसी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता था, जबकि GSLV Mark 2 और Mark 3 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस है। अर्थात भारत भी क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर चुका है। हालांकि अभी इसका प्रायोगिक दौर में है, अभी प्रक्षेपण नहीं हुआ है, अभी इसके द्वारा कोई उपग्रह नहीं भेजे गए हैं अंतरिक्ष में। तो Mark 2 और Mark 3 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस है। हाल ही में ये चर्चा हमने किस लिए की? इतनी सारी बातें एक करंट का ज्ञान है, ले लीजिए। हाल ही में GSLV Mark 3 के क्रायोजेनिक चरण का जमीनी परीक्षण, अंतरिक्ष में भेजा नहीं गया, जमीन पर ही परीक्षण किया गया। तो हाल ही में GSLV Mark 3 के क्रायोजेनिक चरण का जमीनी परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में संपन्न हुआ। ये हर बार होगा, चाहे कभी भी आपसे करंट में सवाल पूछा जाए कि क्रायोजेनिक चरण का परीक्षण कहाँ हुआ, तो वो सेंटर जहाँ पे ये परीक्षण किया जा सकता है महेंद्रगिरी में ही है। हर बार क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण महेंद्रगिरी में ही किया जाएगा, वो स्थल बदलता नहीं है। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, कन्याकुमारी से थोड़ा ही ऊपर पड़ता है महेंद्रगिरी। यहाँ जीके वाली बात यह है कि महेंद्रगिरी एक चोटी भी है, वहीं पर पहाड़ी पर स्थित चोटी। तो महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी है, महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी। तो महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक चरण का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी स्मारक। मुंबई के पास एक टापू है, मुंबई के पास एक टापू है, उस पर भारत सरकार छत्रपति शिवाजी स्मारक का निर्माण करा रही। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, मतलब निर्माण होना बाकी है, अर्थात शिलान्यास कहते हैं मतलब शुरुआत कर देना, निर्माण का पहला पत्थर रख देना। तो हाल ही में उसका शिलान्यास किया। 36,000 करोड़ रुपए उसकी लागत है, 3600 करोड़ रुपए उसकी लागत है। और शिवाजी स्मारक जो बन रहा है उस टापू पर, उसकी ऊंचाई है 210 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सर्जिकल स्ट्राइक। सितंबर महीने में पाक अधिकृत कश्मीर से 4 आतंकवादी आए, सितंबर के महीने में।
भारतीय सेना उड़ी सेक्टर है, पाकिस्तान में उड़ी सेक्टर है। भारतीय सेना उड़ी सेक्टर में अपनी छावनी में सो रही थी। रात में 4 आतंकवादी आत्मघाती दस्ते थे, उन्होंने अपने में विस्फोट कर दिया, जिससे बहुत से भारतीय सेना के जवान मारे गए। इसके बाद भारत में आक्रोश था तो सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार ने क्या किया कि 28 और 29 सितंबर की मध्य रात्रि को, डेट याद रखिएगा, मैं जहां भी डेट लिखता हूं जरूरी है। तो 28 और 29 सितंबर की मध्य रात्रि को, 28 और 29 सितंबर 2016 की मध्य रात्रि को भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश कर लिया और बहुत से आतंकी छावनियों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, किस घटना के बाद ऐसा हुआ था? उड़ी आतंकी हमले के बाद हुआ था। उड़ी में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके प्रतिकार के रूप में हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा गंगा परियोजना। ऊर्जा गंगा परियोजना ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है? एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसके तहत रसोई गैस जो होती है, रसोई गैस पाइप के द्वारा पहुंचाई जाएगी। ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसके तहत जो रसोई गैस होती है वो पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाई जाने की योजना है। इस परियोजना का उद्घाटन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में किया। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन वाराणसी में किया। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान। तमिलनाडु में पहले से चल रहा था। जयललिता के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के शासनकाल में उन्होंने अम्मा कैंटीन चला रखा था, जिसमें गरीबों को बहुत ही सस्ते दर पर खाना खिलाया जाता था। ये जो दुकानें होती थी सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती थी। तमिलनाडु में जो अम्मा कैंटीन होते थे और सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती थी, इसलिए वो गरीबों को कम दाम पर खाना खिलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो घाटा होता था उसके बदले सरकार, मुख्यमंत्री उन्हें पैसा अपने कोष से देती थी। ठीक है, तो अम्मा कैंटीन की तर्ज पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत गरीबों को 5 रुपए में नाश्ता दिया जाएगा और 8 रुपए में भोजन कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कौशल संस्थान कानपुर। प्रधानमंत्री ने कानपुर में, पीएम मोदी ने कानपुर में भारत के पहले भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। ये पहला ऐसा संस्थान है, लेकिन इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी कौशल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कौशल संस्थान क्या है? जहाँ पे कि युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए ताकि वो अपना रोजगार खुद से स्थापित कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें कौशल दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो पहले भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? कानपुर में किया। उत्तर प्रदेश का है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आनंदम योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए, मदद की कोई श्रेणी नहीं है, किसी भी तरह की मदद, जिस तरह की मदद की उन्हें आवश्यकता हो, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए एक योजना चलाई है, नाम है आनंदम योजना। नेक्स्ट पॉइंट, पोलावरम सिंचाई परियोजना।